हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, जिसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स। अभी तक हमने इस चैप्टर में एमसीक्यूज क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किया है, यानी कि आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किया था, जिसमें हमने टोटल 10 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। अब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था आपको करना क्या है, पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन देखने हैं और देखने कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। तो जो भी क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं उस टॉपिक को आप फिर से रिवाइज करेंगे, देखेंगे उसमें कहाँ आपसे गलती हुई है और फिर से उस टॉपिक को आप समझेंगे। आज हम क्या करेंगे, कुछ और क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जिसमें आप क्या यहाँ पे देखेंगे, ट्रू फॉल्स में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको क्या है, एक स्टेटमेंट दी जाएगी, एक कथन आपके पास आएगा और आपको बताना है कि वो जो स्टेटमेंट है, वो जो कथन है, वो सत्य है या असत्य है। ठीक है, सबसे पहले जो आपके पास स्टेटमेंट आया है उसमें आपसे कहा गया है हर्ब्स आर यूजुअली शॉर्ट एंड समटाइम्स डू नॉट हैव ब्रांचेस। ये बात कर रहे हैं किसके बारे में, हर्ब्स के बारे में। ठीक है, हमने कहा 3 प्रकार के हमारे पास क्या आते हैं, 3 प्रकार के प्लांट की कैटेगरी आती है। जब हमने कहा था कि हमने पौधों का वर्गीकरण किया है उनके तने के आधार पर और उनके आकार के आधार पर, तो हमने बात की थी 3 प्रकार के प्लांट्स की। हर्ब्स की बात की थी, श्रब की बात की थी और ट्री की बात की थी। तो पहला स्टेटमेंट आपके पास आता है ये। अब आपने क्या देखा, आपने कहा ये कैसे होते हैं, शॉर्ट होते हैं। कैसे होंगे, हर्ब्स शॉर्ट होंगे, यानी कि बहुत छोटे होते हैं। आकार कैसा होगा, आप 2 चीजों पे ध्यान देंगे। जब बात आएगी वर्गीकरण की तो आप आकार पर ध्यान देंगे और आप तने किस पे ध्यान देंगे। तने पे आप क्या ध्यान देंगे कि तना किस प्रकार का है। तना या तो कठोर होगा या कोमल होगा। तना या तो मोटा होगा या पतला होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो तने के आप प्रकार देखेंगे, तो जो यहाँ पे कोमल होगा, कोमल कैसा होगा, आप कहेंगे कि वो हरा होगा। ठीक है, जो कठोर होगा वो कैसा होगा, आपको भूरा कलर का दिखाई देता है। ठीक है, जो मोटा होगा उससे आप क्या प्राप्त करते हैं, आपने कहा लकड़ी को हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, और जो तना पतला होता है उससे आप लकड़ी को प्राप्त नहीं करते। तो आपने 2 चीजें देखनी है। आकार की हम बात करें तो आकार में आप 2 चीजों को देखेंगे, क्या होता है, छोटा होता है या फिर इसके अलावा बहुत छोटा भी होता है। पहले आप देखेंगे आकार बहुत छोटा है, फिर आप कहेंगे छोटा है, या फिर आकार कैसा है, बहुत बड़ा है। जो यहाँ पे प्लांट है या पौधा है या पेड़ है वो किस प्रकार का है, या तो बहुत छोटा होता है या बहुत बड़ा होता है। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, यहाँ पे रिलेट करेंगे। तो हर्ब्स, हमने कहा था जो हर्ब्स होते हैं, यानी कि जिसे हम जड़ी बूटी भी कहते हैं, वो सबसे पहला प्रकार होते हैं। जब हमने 3 प्रकार के प्लांट्स की बात की थी, हर्ब्स की, श्रब की और ट्री की, तो सबसे पहले हमने हर्ब्स की बात की थी। हमने कहा सबसे छोटे होते हैं। ठीक है, कैसे होंगे आकार में, सबसे छोटे होते हैं। सबसे छोटे होते हैं तो तना कैसा होता है, हमने कहा कोमल होता है। तना कैसा होगा, कोमल होगा और हरा होगा। इतनी बात ठीक है कि हर्ब्स आर यूजुअली शॉर्ट, ये क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं, छोटे होते हैं। अब सेकंड पॉइंट कह रहे हैं समटाइम्स डू नॉट हैव ब्रांचेस, और कभी कभी इनमें ब्रांचेस नहीं होती हैं, कभी कभी इनमें शाखाएं नहीं होती। क्या होती है शाखाएं या ब्रांचेस, आपने कहा ये भूमि है, इस प्रकार से जड़ें हैं, ये क्या है, प्लांट है। अब एक शाखा इधर निकल गई है, एक शाखा इधर निकल गई है, तो ये क्या है, यहाँ पे ब्रांचेस हैं। ये क्या होती हैं, ब्रांचेस होती हैं। और ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर आप कहाँ पे देखते हैं, जब आप बड़े बड़े पेड़ों की बात करते हैं, या फिर आप श्रब में भी देख सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, हर्ब्स की, यानी जड़ी बूटियों की, तो आपने इस प्रकार से शाखाएं नहीं देखी होंगी। जैसे कि आपने स्पिनिच देखा है, आपको अलग अलग शाखाएं नहीं दिखाई देती, बल्कि अलग अलग पत्ते वहां पे दिखाई देते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो हमने क्या कहा कि ये क्या होते हैं, छोटे होते हैं और कभी कभी इनमें शाखाएं नहीं होती, कभी कभी हो भी सकती हैं, कभी कभी नहीं होती हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हमारा जो स्टेटमेंट है, हम कह सकते हैं कि वो बिल्कुल क्या है, सत्य है या ट्रू है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेटमेंट आती है उसमें आपसे पूछा गया है, इन श्रब ब्रांचेस अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। अब जो श्रब की बात हो रही है तो कह रहे हैं कि श्रब में ब्रांचेस पाई जाती हैं। जो श्रब है उसमें क्या पाई जा रही हैं, शाखाएं पाई जा रही हैं। लेकिन कह रहे हैं कि शाखाएं कहाँ से निकल रही हैं, शाखाएं कहाँ से निकल रही हैं, तने के बेस से, तने के आधार से। अब ये है तना, ठीक है, ये क्या है, तना है। अब तने के यहाँ से क्या निकल रही है, ब्रांचेस निकल रही हैं।
इस प्रकार से, या फिर यहाँ पे आप और नीचे दिखा सकते हैं कि तने के आधार से ही क्या निकल रही है, ब्रांचेस निकल रही हैं। ठीक है, अगर हम आधार की बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हमने कहा ये स्टेम है और यहीं से ब्रांचेस निकलना शुरू हो गई है इस प्रकार से। अब आप देखिए, तने के आधार से ही ब्रांचेस निकल रही हैं, यानी कि तने का जो बेस है वहीं से ब्रांचेस निकल रही हैं। किस में निकल रही हैं, श्रब में निकल रही हैं। ध्यान दीजिए, श्रब को हम क्या कहते हैं, हमने कहा हर्ब्स होती हैं जड़ी बूटी, श्रब होती हैं झाड़ियाँ। ठीक है, श्रब क्या होती हैं, झाड़ियाँ होती हैं। अब श्रब में क्या है, यहाँ पे जो ब्रांचेस हैं, शाखाएं हैं, वो पाई जाती हैं, और कहाँ पे पाई जाती हैं, जो तना है उसके आधार से निकल रही हैं। इसका मतलब हमारा ये जो कथन है वो बिल्कुल क्या है, सत्य है। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है, हमने कहा हर्ब्स में क्या होती है, शाखाएं पाई भी जाती हैं, नहीं भी पाई जाती हैं, दोनों चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि कभी कभी इनमें ब्रांचेस नहीं पाई जाती हैं, हमारा कथन सत्य था। फिर हमने कहा जो श्रब होते हैं उनमें ब्रांचेस तो पाई जाती हैं, लेकिन कहाँ से पाई जाती हैं, तने के आधार से पाई जाती हैं। ठीक है, थर्ड जो हमारे पास स्टेटमेंट आया है वहां पे आपसे पूछा गया है, इन ट्रीज ब्रांचेस अराइज फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द स्टेम। ठीक है, तीनों की बात हमने कर ली है। अब ट्री में आपको क्या बता रहे हैं, देखिए ये तो हमने बात की थी किसकी, श्रब की, ये बात होती श्रब की। अब ट्रीज में आपको क्या बात बताई गई है, ये है प्रकार से भूमि है, यहाँ पे जड़ें हैं, और ये क्या है, तना है, और यहाँ से ब्रांचेस निकल रही हैं, इस प्रकार से ये ब्रांचेस निकल रही हैं। अब आप दोनों में डिफरेंस देखिए, आप यहाँ पे डिफरेंस देखिए और यहाँ पे डिफरेंस देखिए, दोनों में क्या डिफरेंस है, जहाँ पे यहाँ पे जो शाखाएं हैं वो नीचे से निकल रही हैं, आधार से निकल रही हैं, लेकिन जब हमने किसकी बात की है, ट्री की बात की है, यानी कि पेड़ की बात की है, ट्री में क्या हुआ, जो शाखाएं हैं वो ऊपर से निकल रही हैं। आपने बड़े बड़े पेड़ देखे होंगे, और पेड़ों में आपने क्या देखा, जो ये तने होते पहले बहुत क्या होते हैं, बहुत दूर तक तने होते हैं, उसके बाद वहां से ब्रांचेस निकलती हैं। आप चाहे आम का पेड़ देख लीजिए, तो कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिनके आधार से पेड़ निकलते हैं, लेकिन मोस्टली जो पेड़ होते हैं वो कैसे होते हैं, तने बहुत बड़े होते हैं उनके, और तने के बहुत ऊपर जाके वहां से ब्रांचेस निकलना शुरू होती हैं। दोनों में डिफरेंस भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, या फिर आप कहिए कि तीनों में आपको डिफरेंस देखना है। हर्ब्स की जब हमने बात की, हमने कहा ब्रांचेस हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद हमने कहा सेकेंड, श्रब की जब हमने बात की, हमने कहा जो श्रब होते हैं उनमें ब्रांचेस पाई जाती हैं, लेकिन ब्रांचेस कहाँ से निकलेंगी, तने के आधार से निकलेंगी, तने के निचले स्थान से निकलेंगी, निचले वाले पोर्शन से निकल रही हैं। जब हमने ट्री की बात की, हमने कहा जो पेड़ होते हैं उनमें जो ब्रांचेस निकलती हैं वो तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं, यानी कि पहले तना बहुत ग्रो कर देगा और ऊपर से वहां से ब्रांचेस निकलना स्टार्ट होती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो तीसरा जो पॉइंट है वो भी बिल्कुल सत्य है। ये भी यही कह रहा है कि इन ट्रीज ब्रांचेस अराइज फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ द स्टेम, यानी कि जो ट्री होती हैं उनमें ब्रांचेस कहाँ से निकलती हैं, स्टेम के अपर पार्ट से निकलती हैं। चलिए, चौथा जो पॉइंट है वो आपको बता रहे हैं, स्टेम एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। ये कह रहे हैं कि जो स्टेम होता है हमारा, फिर से हम क्या बना लेंगे, स्टेम बना लेंगे। ठीक है, ये आपके पास एक पेड़ आ गया है, यहाँ पे आपके पास क्या आ गई है, रूट आ गई है, ये हमारा स्टेम है, ये स्टेम है और ये है रूट। ठीक है, कहा जा रहा है कि जो स्टेम होती है यहाँ पे, वो क्या कर रही है, पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रही है, कहाँ से, मिट्टी से। स्टेम एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। अब सबसे पहली बात तो ये है कि वाटर और मिनरल्स कहाँ पे रहते हैं, हमने कहा सॉइल में रहते हैं। ठीक है, इतनी बात तो ठीक है कि जो पानी और मिनरल्स हैं वो मिट्टी में पाए जाते हैं। अब कह रहे हैं कि स्टेम यहाँ पे एब्जॉर्ब करता है, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि मिट्टी के संपर्क में कौन सा पार्ट है। तो आपने अगर यहाँ पे देखा डायग्राम, तो मिट्टी के संपर्क में कौन सा पार्ट होता है, हमने कहा ये भूमि है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होंगे, मिट्टी होगी पूरी, मिट्टी के साथ और क्या होंगे, हमने कहा मिट्टी के साथ, और यहाँ पे क्या होंगे, पानी होते हैं, इस प्रकार से पानी होगा। पानी के अलावा और क्या होंगे, यहाँ पे मिनरल्स होते हैं। ठीक है, तो मिट्टी के संपर्क में जो पार्ट है वो कौन सा है, रूट है। वो कौन सा है, रूट, यानी कि जड़ है। इसका मतलब जो पार्ट, जो भी भाग मिट्टी के संपर्क में होगा वही मिट्टी से पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रहा होगा। इतनी बात क्लियर है। हमने क्या कहा कि जो भी भाग पौधे का, जो भी भाग मिट्टी के संपर्क में होगा वही क्या कर रहा है, वहां से पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रहा है। इसका मतलब
यहाँ पे पानी और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण किसके द्वारा हो रहा है, जड़ के द्वारा हो रहा है, ना कि स्टेम के द्वारा हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि स्टेम यहाँ पे एब्जॉर्ब कर रहा है, जो तना है वो पानी को अवशोषित कर रहा है। लेकिन हमने क्या देखा, हमने कहा अवशोषण का कार्य कौन कर रहा है, रूट कर रहा है। इसी के साथ हम ये भी जान लेते हैं कि तना क्या कार्य कर रहा है। तो तना यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि यहाँ पे इस प्रकार से दो पाइप जैसे संरचनाएं होती हैं, ठीक है। ये जो पाइप जैसी संरचनाएं हैं, तने का कार्य क्या होता है, देखिए जड़ ने क्या किया, पानी को अवशोषित किया। जड़ ने क्या किया, पानी को और मिनरल्स को अवशोषित किया। कहाँ पे भेजा, ऊपरी भाग में भेज दिया है। तो सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पे तना आएगा। तने में दो पाइप जैसी संरचनाएं होती हैं, एक को हम कहते हैं जाइलम, एक को हम कहेंगे जाइलम और एक को हम कहेंगे फ्लोएम। अब अभी आपको सिर्फ जाइलम याद रखना है, ज से जाइलम और ज से जल। तो यहाँ पे जड़ क्या करेगी, जो पानी को क्या करती है, अवशोषित करती है, वो इस ट्यूब में भेज देती है, किसमें, जाइलम में भेज देती है। अब जाइलम क्या करेगा, पूरे प्लांट को, पूरे पौधे को पानी प्रोवाइड कराएगा। किसके माध्यम से प्रोवाइड कराया जा रहा है, जाइलम के माध्यम से। जाइलम कहाँ पे पाए जा रहे हैं, यहाँ पे हमने कहा कि तने का क्या कार्य होगा, यहाँ पे तने का कार्य होगा ट्रांसपोर्ट का, यानी कि परिवहन का, ठीक है। तने का यहाँ पे कार्य अवशोषण का ना होकर के बल्कि परिवहन का होता है, क्योंकि तने के द्वारा वाटर और मिनरल्स ऊपर की ओर जा रहे हैं और पौधे के हर भाग तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब आप समझ रहे हैं कि क्यों हमारा ये जो ऑप्शन है वो गलत है। चलिए नेक्स्ट जो स्टेटमेंट हमारे पास आती है, उसमें आपसे कहा गया है रूट होल्ड द प्लांट फर्मली इन द सॉइल, यानी कि जो जड़ है वो क्या करती है, प्लांट को सॉइल में सीधे क्या करती है, खड़ा रखती है, स्टेबल रखती है, स्थिर रखती है, ठीक है। ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि हम क्या देखते हैं, जब भी आपने जड़ को देखा होगा, जड़ मिट्टी के नीचे रहती है, ठीक है। और जैसे ही अगर पेड़ कोई टूट जाता है तो क्या होता है, उसकी जड़ें उखड़ जाती हैं। यानी कि अगर पौधा मिट्टी में एकदम खड़ा है, एकदम स्थिर है, तो किसकी वजह से है, जड़ों की वजह से है। तो हमारा ये जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेटमेंट आती है, उसमें आपसे कहा गया है लीफ मैन्युफैक्चर द फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है लीफ मैन्युफैक्चर द फूड, ठीक है, यहाँ तक कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगर हम यहाँ तक का स्टेटमेंट देखें तो इस स्टेटमेंट का मतलब है कि जो पत्तियां हैं वो सनलाइट यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करती हैं। यहाँ तक का स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर ये इतनी तक का स्टेटमेंट आपके पास आता कि जो पत्तियां होती हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करती हैं, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन हमारे पास इसके आगे का भी पोर्शन आता है, जिसमें आपसे क्या पूछा गया है, आपसे कहा गया है लीफ मैन्युफैक्चर द फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। वो कह रहा है कि ट्रांसपीरेशन की प्रक्रिया के द्वारा जो पत्तियां होती हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करती हैं। अब प्रीवियस लेक्चर में आपको याद होगा, हमने ट्रांसपीरेशन जो वर्ड है उसे अच्छे से समझा था। हमने कहा था ट्रांसपीरेशन में क्या हो रहा है, ये लीफ है, यहाँ पे स्टोमेटा है, और जो कि मैं ओपन आपको दिखा रही हूँ, ये लीफ है, ठीक है। और हमने कहा था कि यहाँ पे क्या होता है, ये H2O है जो कि तरल अवस्था में है, लिक्विड फॉर्म में है। अब ये क्या होगा, यहाँ पे लिक्विड फॉर्म से ये यहाँ पे गैसीय फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। गैसीय फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अब क्या होगा, ये जो अतिरिक्त पानी, हमने क्या कहा था, ट्रांसपीरेशन किसे कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन हम किसे कहते हैं, कि जो पौधे की पत्ती होती है उसमें जो एक्स्ट्रा पानी होता है, जो अतिरिक्त पानी होता है, वो भाप के रूप में पौधे के शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन या वाष्पोत्सर्जन। अब ये जो पानी के मॉलिक्यूल है ये बाहर आ गए हैं, ठीक है, किसकी फॉर्म में, गैसीय फॉर्म में, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। अब आप देखिए, इससे पहले की जो स्टेटमेंट हमें बता रही थी कि जो यहाँ पे क्या है, पत्तियां हैं वो क्या कर रही हैं, हमने कहा H2O हो गया है, CO2 है, क्लोरोफिल है,
प्लस सूर्य का प्रकाश है। इसने मिलकर के क्या बनाया यहाँ पे, ग्लूकोज बनाया और ऑक्सीजन को बना दिया। अब इस वाली प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, हमने कहा इस वाली प्रोसेस के द्वारा बन रहा है पौधे में भोजन, जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कहेंगे, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। क्या कहेंगे इसे, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। और इस प्रक्रिया को हम कहेंगे ट्रांसपीरेशन। अब आपके ऑप्शन में आपसे कहा गया है कि जो पौधे की पत्तियों के द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो ट्रांसपीरेशन की प्रक्रिया के द्वारा हो रही है। तो आपने क्या कहा, आपने देखा यहाँ तक का जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि पौधे में भोजन का निर्माण हो रहा है जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। लेकिन इस प्रक्रिया को हम ट्रांसपीरेशन नहीं कहेंगे। पौधे में भोजन का निर्माण ट्रांसपीरेशन के द्वारा नहीं हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हो रहा है, जिसमें क्या है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वहाँ पे CO2 भी होगा, H2O भी होगा, क्लोरोफिल भी होगा, और इन सब का जब यहाँ पे सारी चीजें मिल जाएंगी तो ग्लूकोज बनेगा, जो कि क्या है, भोजन है पौधे का, और ऑक्सीजन यहाँ पे निकलेगी, ठीक है। क्या होगा, ऑक्सीजन निकलेगी। इसके उलट हमने कहा ट्रांसपीरेशन में यहाँ अलग ही चीज हो रही है। यहाँ पे जो पानी है वो गैसीय अवस्था में पौधे की पत्ती से बाहर निकल जा रहा है, जहाँ पे भोजन का निर्माण नहीं हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे, हमारा ये जो स्टेटमेंट आता है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर इसकी जगह, स्टेटमेंट की जगह आपके पास ये दिया जाता, लीव्स मैन्युफैक्चर द फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तब आपका जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के बदले इन्होंने क्या दिया है, ट्रांसपीरेशन का नाम यहाँ पे दे दिया है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है उसमें आपसे कहा गया है प्लांट हैविंग लीव्स विद रेटिकुलेट वेनेशन हैव फाइब्रस रूट। तो सेकंड जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है, प्लांट्स हैविंग लीव विद रेटिकुलेट वेनेशन। एक प्लांट है जिसकी पत्ती में किस प्रकार का वेनेशन है, रेटिकुलेट वेनेशन है, यानी कि जालिकावत सिरा विन्यास है, ठीक है। क्या है, जालिकावत सिरा विन्यास है। अब कह रहे हैं कि उसकी जो रूट है वो यहाँ पे कैसी होगी, फाइब्रस होगी, यानी कि रेशेदार जड़ें होगी। अब मुझे कौन बताएगा हमारा ये जो स्टेटमेंट है ये सही है या गलत है। हमने क्या बोला, स्टेटमेंट क्या कह रही है, एक पत्ती है जिसमें कैसा सिरा विन्यास है, जालिकावत सिरा विन्यास है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, रेटिकुलेट वेनेशन कह रहे हैं। अब इसकी जो रूट होगी, जो जड़ होगी, वो क्या होगी, वो रेशेदार जड़ें होंगी यानी कि फाइब्रस रूट होगी, या फिर मूसला जड़ें होंगी यानी कि टैप रूट होगी। तो कौन मुझे बताएगा, GIC रीठा खाल। बच्चे आप लोग मुझे बताइए, माइक लीजिए अपना, GIC रीठा खाल। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, नाम बताइए अपना। मैम रोहित। अच्छा रोहित बताइए मुझे, अगर पत्ती यहाँ पे जालिकावा सिरा विन्यास या रेटिकुलेट वेनेशन है तो यहाँ पे रूट कैसी होगी, जड़ कैसी होगी यहाँ पे, मैम फाइबर रूट। फाइबर रूट होगी, ठीक है। इसके अलावा और कौन आंसर देना चाहता है, कौन मुझे आंसर देगा, कोई आंसर नहीं देना चाहता है, हैंड रेज कीजिए किसे आता है। अगर जालिकावत सिरा विन्यास है तो उसके साथ रूट कैसी होगी, जड़ कैसी आएगी, दो प्रकार की जड़ें होती हैं। चलिए मैं आपको इमेज बना के दिखा देती हूँ। एक हमारे पास इस प्रकार की जड़ होगी जिसे हम फाइब्रस रूट कहते हैं, एक हमारे पास इस प्रकार की रूट होगी जिसे हम टैप रूट या मूसला जड़ कहते हैं। अब आप बताइए कि यहाँ पे कौन सी रूट होगी, यह है मूसला जड़ और यह है रेशेदार जड़, कौन सी होगी, कौन सी होगी। रोहित अपना माइक लीजिए। यस मैम। चलिए मुझे ये बताइए कि जो हमारे पास मूसला जड़, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, देखिए आपको ध्यान रखना है कि मूसला जड़ का मतलब होता है कि जो जड़ बहुत गहराई में जा रखी है, ठीक है। जब भी जालिकावत सिरा विन्यास आएगा आप नाम याद रखेंगे पीपल का, ठीक है।
पीपल की पत्ती में कुछ ऐसी संरचना पाई जाती है ना। अब आप उसकी जड़ को सोचेंगे, उसकी जड़ कैसी होती है, बहुत गहराई में जाती है, ऐसा नहीं है कि ऊपर ही ऊपर रहेगी। हमने क्या कहा था, जो रेशेदार जड़ें होती हैं, जो फाइब्रस रूट होती है, वो ऊपर ही ऊपर रहती है। लेकिन जब हम बात करेंगे मूसला जड़ की या टैप रूट की, बहुत गहराई में जाती है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि जब भी आपके पास आएगा कि पत्ती के प्रकार या पत्ती में जो सिरा विन्यास होता है और जड़ के प्रकार में किस प्रकार से संबंध है, आप सबसे पहले देखेंगे पत्ती किस प्रकार की है। पत्ती कहा गया था रेटिकुलेट वेनेशन है, जालिकावत सिरा विन्यास, जिसमें भी जालिका जैसी ऐसे जो जाली बनती है, आपने देखा, आपको याद आए कि पीपल का जो पेड़ है उसकी जो पत्तियां हैं उसमें जालिका बनती है यहाँ पे, ठीक है। फिर आपने देखा कि पीपल का पेड़ है, उसकी पत्ती तो हमें पता है कि जालिकावत सिरा विन्यास पाया जा रहा है, लेकिन रूट कैसी होगी। आप बैठिए रोहित, आपने क्या देखना है कि रूट इसकी कैसी होगी। तो आपने क्या सुना, आपने क्या सोचा कि जो यहाँ पे पीपल का पेड़ है बहुत बड़ा होता है, जड़ें कैसी होती है, उसकी गहराई में जाती हैं। इसका मतलब कौन सी रूट यहाँ पे होती है, मूसला, यहाँ पे जड़ होती है। और आपका ऑप्शन क्या कह रहा है, आपका ऑप्शन कह रहा है कि जिस प्लांट में रेटिकुलेट वेनेशन होता है, यानी कि जालिकावत सिरा विन्यास होता है, उसकी जड़ें कैसी होती हैं, फाइब्रस होती हैं, यानी कि रेशेदार होती हैं। अब आप मुझे ये बताइए, आपका ये जो ऑप्शन है, ये वाला जो आपका ऑप्शन है, वो सही है या गलत है, कौन मुझे बताएगा। जीआईसी रीटा खाल में रोहित के अलावा कौन बताएगा। रोहित माइक दीजिए अपने नेक्स्ट में जो बच्चा बैठा है। गुड कहिए मॉर्निंग बच्चे। मैम। गुड मॉर्निंग, आपका नाम क्या है। प्रसिद्ध। प्रसिद्ध, ओके, बहुत अच्छा नाम है आपका, प्रसिद्ध। अब आप ये बताइए, आपका ये जो स्टेटमेंट है, आपको पता है ये स्टेटमेंट हमारा क्या कह रहा है, इस कथन का मतलब क्या है। ये कथन कह रहा है कि एक प्लांट है जिसकी पत्ती में रेटिकुलेट वेनेशन था, यानी कि जालिकावत सिरा विन्यास था, और उसकी जड़ें कैसी थी, फाइब्रस थी, यानी कि रेशेदार थी। अब आपको ये बताना है ये कथन सत्य है या असत्य है। सत्य। सत्य है। अच्छा, कितने बच्चे समझते हैं कि ये कथन सत्य है। जीआईसी रीठा काल, हैंड रेज कीजिए अपना। किसे लगता है कि ये जो कथन है वो असत्य है, वो अपना हाथ खड़ा कीजिए। एक बच्ची को लगता है, ठीक है, अब सबको लगता है। तो ये जो कथन है प्रसिद्ध, ये असत्य है बच्चे। अभी हमने क्या कहा था, देखो मैं आपको बताती हूँ। हमने कहा हमारे पास ये एक प्लांट है, ठीक है। इस प्लांट में एक पत्ती यहाँ पे आ गई है और इसमें ऐसी जाली जैसी संरचना बनी हुई है। इसकी रूट कैसी होगी, हमने कहा इसकी रूट इस प्रकार की होगी, जिसे हम क्या कहते हैं, मूसला जड़ कहते हैं, ठीक है। ये मूसला जड़ है और ये कैसी है, जालिकावत है, ठीक है। फिर हमने कहा एक और हमारे पास प्लांट आता है और उसकी जो यहाँ पे इस प्रकार से ऐसे इसकी पत्ती है, ठीक है। ऐसी इसकी पत्ती है इस प्रकार से। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी, जड़ की, तो जड़ कैसी है, यहाँ पे रेशेदार है। और सिरा विन्यास कैसा है, समांतर है। जीआईसी रीटा खाल बच्चे, आप लोग कंटिन्यूसली क्लास में आ रहे हैं, आपको अभी तक ये चीजें आ जानी चाहिए, क्योंकि हमने बहुत बार रिपीट कर लिया। ध्यान से दीजिए, अगर पत्ती ऐसी होगी, पत्ती में ऐसी संरचना है, आप देख रहे हैं कि जाली जैसी बनी हुई है, जो शिराएं हैं, जो वेन है, वो इधर भी है इधर भी है, दोनों साइड है। इसका मतलब जड़ कैसी होगी, इस प्रकार की होगी, जिसे हम मूसला जड़ कहते हैं या टैप रूट कह रहे हैं। अगर पत्ती इस प्रकार की है, जैसे कि आपने किसमें देखा है, वीट में देखा है, ठीक है, गेहूं के पौधे में आपने देखा है, या मक्की के पौधे में आपने देखा है, इस प्रकार की पत्ती होती है, जिसमें जो सिरा विन्यास है वो दोनों साइड नहीं होता, बल्कि ऐसे समांतर रेखाएं होती है इस प्रकार से। उसकी जड़ें कैसी होती है, रेशेदार होती हैं, ठीक है। अब आपको समझ आ गया है। जीआईसी रीटा खाल, चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट आता है वो है,
ऑल प्लांट्स हैव कलरफुल फ्लावर, कि सारे जो प्लांट्स होते हैं उनमें रंगीन फूल पाए जाते हैं। तो कौन मुझे बताएगा ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? कौन मुझे बताएगा? GIC रीठा खाल। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, नाम बताइए अपना। मैम मेरा नाम संगीता है। संगीता, ओके। संगीता ये बताइए कि क्या सारे ही फ्लावर, सारे ही फूल कलरफुल होते हैं, यानी कि रंगीन होते हैं, या कुछ कलरलेस भी होते हैं? मैम ये सत्य है। सत्य है। और अगर हमारे पास फ्लावर व्हाइट कलर का आ गया फिर? असत्य। असत्य है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चलिए बैठिए संगीता। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है द पार्ट्स ऑफ फ्लावर आर यूजुअली प्रेजेंट इन वर्ल्ड, यानी कि जो फूल के पार्ट होते हैं, कौन कौन से पार्ट हमने पढ़े हैं फूल के? हमने क्या बात की है? हमने कहा है आपको क्या करना है, जो फूल है उसके जो पार्ट हैं उसके बार बार आपने प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको क्या होगा, जो डायग्राम है आप अच्छे से उसे बना पाएंगे, ठीक है। चलिए, आपका जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि जो फूल के अलग अलग भाग होते हैं वो हमेशा कैसे में होते हैं? गोले में होते हैं, गोल घेरे में होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अलग अलग भागों को देखेंगे, कौन कौन से भाग हमारे पास आते हैं, ठीक है। चलिए, आप लोग क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे और फटाफट से आप ये भी देखेंगे कि किस पार्ट को हम क्या कहते हैं। GIC रीठा खाल, आप डायग्राम बनाइए और आप इसके पार्ट्स के नाम मुझे खुद बताएंगे। चलिए, जिसने अगर पार्ट्स लिख लिए हैं वो अपना माइक ले लो। GIC रीठा खाल। चलिए, माइक ले लीजिए अपना। सबसे पहला वाला पार्ट है ये, सेकंड है ये, थर्ड है ये और फोर्थ है ये। चलिए, नाम बताइए मुझे। मैम रोहित। रोहित। मुझे इनके नाम बताइए, आपका नाम मुझे याद हो गया है। मैम वो येलो हाँ, वाला मैम अंडास है। येलो वाला मैम येलो अंडाशय, वाला। ठीक है, यस अंडाशय। मैम। अंडाशय लिख लेते हैं, चलिए अंडाशय। फिर ये जो ब्लू वाला है ये कौन सा है? मैम स्त्री केसर। ये ब्लू वाला आप स्त्री केसर कह रहे हैं? चलिए, मैं आपसे पूछती हूँ, सबसे पहले आप इसका नाम बताइए, क्या है जो आपको हरे रंग का दिखाई दे रहा है, पत्ती जैसी संरचना है? बाह्यदल। बाहेदल, वेरी गुड। बाहेदल या सेपल, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे ब्लू कलर में है इसका नाम क्या है? ब्लू कलर में तुम कैसा। क्या कहेंगे इसे? आपने डायग्राम नहीं बनाया जब आप फूल के बारे में पढ़ रहे थे? आपने किसी ने नोट नहीं किया? किसी भी बच्चे ने नोट नहीं किया? क्या कहते हैं इसे, किसे पता है? मैम दल। दल, किसने मैम बोला? दल। रोहित ने बोला। यस मैम। रोहित ने ही आंसर किया है। चलिए, दल बिल्कुल सही कहा आपने। तीसरा जो भाग है इसे हम क्या कहते हैं, ये वाला जो भाग है, ये और ये? मैम स्त्री केसर। स्त्री केसर। और इसको हम क्या कहेंगे, पूरे भाग को? कोई और आंसर देना चाहेगा रोहित के अलावा? रोहित ने दो नाम बिल्कुल सही बताए हैं, एक तो बाहेदल बिल्कुल सही बताया है और एक दल सही बताया है।
आपने जो अंडाशय नाम बताया है वो गलत भी नहीं बताया है, लेकिन इसका पूरा नाम कुछ और होता है। कौन मुझे बताएगा? रोहित के अलावा? संगीता, प्रसिद्ध, कौन मुझे बताएगा? किसी को नहीं पता है? बच्चे, हमने बहुत बार ये जो चीजें हैं वो यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। क्या कहा था? पुंकेसर कहा था। बैठिए आप लोग। पुंकेसर कहा था इस वाले पार्ट को, ठीक है। और उसके बाद ये क्या कहा था? ये क्या है? स्त्री केसर है। ये डायग्राम बताया था मैंने आपको। इसमें हमने कहा था ये जो आपको ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है ये बाह्य दल है, ये आपके पास दल आ गया है। ये जो स्ट्रक्चर है ये पूरा आपके पास क्या आ गया है? पुंकेसर यानी स्टेमेन आ गया है। ये जो बीच वाला पोर्शन है इसे हम क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं या पिस्टिल कहते हैं। ये डायग्राम देखा था हम लोगों ने, आपने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। चलिए, सबसे पहले आप लोग फूल का डायग्राम बनाइए और सारे पार्ट्स को लिखिए। जल्दी बनाइए। चलिए, इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा स्टेटमेंट है वो देखेंगे। जल्दी से देखिए। ये हमारा जो स्टेटमेंट आया था ये गलत आया था, ठीक है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे बात की, हमने कहा द पार्ट्स ऑफ फ्लावर आर यूजुअली प्रेजेंट इन वर्स, यानी कि घेरे में रहते हैं। आपको दिखाई दे रहा है घेरे में रहते हैं, ठीक है। हम बात करें यहाँ पे बाह्य दल की, हम बात करें दल की, पूरे क्या है? इस प्रकार से घेरे में यहाँ पे रहते हैं। नेक्स्ट हमने क्या बात की? हमने कहा पिस्टिल इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, यानी जो पिस्टिल है वो फूल का क्या है? यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी कि मादा जननांग है, ठीक है। ये जो हमारा लास्ट वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। जीआईसी रीठा खाल, आप अभी भी आपस में बातें कर रहे हैं। बच्चे, आप लोग रोज क्लास में आ रहे हैं, उसके बाद भी आप लोग आंसर नहीं कर रहे हैं और फिर भी आप बातें कर रहे हैं आपस में। किसी ने डायग्राम बनाया नहीं होगा पूरा। चलिए डायग्राम बनाइए, बनाइए। और बच्चे, ठीक है, जिन्होंने बना दिया, ठीक है। चलिए, सो क्लास आज हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पे डिस्कस किया है। आई होप इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपके जो टॉपिक हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।